स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बता दें, एचआरटीसी के चालकों और परिचालकों को तोहफा। ये बड़ा तोहफा यहाँ पर ओवर टाइम और रात्रि भत्ता जारी किया गया है। तो बता दें, सरकार ने जारी किए 4.50 करोड़ रुपए। ये बड़ी खुशखबरी आपको बता दें, पिछले लगभग 3 वर्षों से नहीं मिला भत्ता। तो एचआरटीसी के चालकों और परिचालकों के लिए बड़ी खुशखबरी इस बीच आ रही है जानकारी। ओवर टाइम और रात्रि भत्ता जारी किया गया है सरकार की तरफ से। सरकार ने जारी किया 4.50 करोड़ रुपए। तो पिछले लगभग 3 वर्षों से इन्हें भत्ता जो है ओवर टाइम का रात्रि भत्ता नहीं मिला था। एचआरटीसी के चालकों और परिचालकों को यह बड़ा तोहफा ओवर टाइम और रात्रि भत्ता सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है। सरकार ने जारी किए 4.50 करोड़ रुपए। ये बड़ी खबर, पिछले लगभग 3 वर्षों से ये भत्ता जो है वो नहीं मिला। एचआरटीसी के चालकों और परिचालकों को ये बड़ा तोहफा जो है मिला है। ओवर टाइम और रात्रि भत्ता जारी किया गया है सरकार की तरफ से। सरकार ने जारी किए 4.50 करोड़ रुपए। तो ये बड़ी राहत, बड़ी खुशखबरी एचआरटीसी के चालकों और परिचालकों के लिए। ये बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो ओवर टाइम और रात्रि भत्ता जारी कर दिया गया है। सरकार ने 4.50 करोड़ रुपए जारी किए हैं। और हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, एचआरटीसी के चालकों और परिचालकों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी, ओवर टाइम और रात्रि भत्ता जारी कर दिया है आखिरकार सरकार ने। देखिए बिल्कुल अंजलि, क्योंकि लगातार जो ये संघ है इस बात की मांग कर रहा था कि पिछले 3 साल से जो रात्रि भत्ते हैं या फिर अन्य जो अलाउंसेज है वो यहाँ पर नहीं दिए जा रहे, जिनमें ओवर टाइम जो है वो खास करके शामिल था। एचआरटीसी यानी हिमाचल पथ परिवहन निगम, और ये पहाड़ों पर एक ऐसी सर्विस है जो कि हर जगह देखी जाती है और लोगों को एक जगह से दूसरे जगह में जाने के लिए जो है सबसे आसान यही एक सर्विस है। ऐसे में लगातार चालक और परिचालक ये बात कह रहे थे कि अब कैसे जो है वो किसके समक्ष ये बात रखी जाए, क्योंकि सरकार तो बन गई और सरकार बनने के बाद से भी इनके ऊपर जो है कोई फैसला जो है वो यहाँ पर नहीं ले रहा था। और यही बड़ी वजह थी। पिछले दिनों प्रदर्शन किए गए, प्रदर्शन के बाद जो ये चालक और परिचालक संघ है इन्होंने ये फैसला लिया था कि हम जो रात्रि सेवाएं जो है वो अब नहीं देंगे। इसके बाद जब ये मामला मीडिया में आया और उसके बाद सरकार ने जो है इनको बातचीत के लिए बुलाया, तो विभाग ने इनको बातचीत के लिए बुलाया और उसके बाद मुख्यमंत्री से विस्तार में चर्चा हुई कि जल्द ही जो वित्तीय हालात हैं, क्योंकि इनको भी देखना है और ऐसे में किस तरह से इनको मदद की जा सकती है, इस संघ को मदद की जा सकती है, इसके लिए रास्ता निकाला जाएगा। बीते कल मुख्यमंत्री जो है वो शिमला पहुंचा और उसके बाद अधिकारियों से बैठक हुई। बैठक में सीधे तौर पर यह देखा गया कि जब 4.5 जो करोड़ है वो इनके लिए जारी कर दिए कि ऐसी राशि है जो कि इनके लिए बहुत मदद यहाँ पर करेगी। 3 साल का जो देय है, भुगतान है, वो यहाँ पर किया जाएगा और इसके साथ साथ आगे भी अपनी सेवाएं जो है पूरी तरह से हिमाचल की जनता को दे, इसके लिए जो है यहाँ पर ये बात की गई है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर ये बात कही है, राज्य सरकार इस तरह से जो कर्मचारी हैं या फिर राज्य के जो सरकारी कर्मचारी हैं, लगातार ये बात भी कही गई कि पहली ही बैठक में जो कैबिनेट की जो पहली ही बैठक थी जब से सरकार बनी है, उसके बाद उनकी पेंशन पहली जो है वो कर्मचारियों को यहाँ पर दी गई और इसके साथ ही इस तरह से कर्मचारियों के कल्याण के लिए जो है जो व्यवस्था यहाँ पर की जा सकती है वो राज्य सरकार यहाँ पर करेगी। तो ऐसे में एक बड़ी राहत के तौर पर इस फैसले को देखा जा रहा है। एचआरटीसी यानी हिमाचल पथ परिवहन निगम के जो कर्मचारी हैं, तो खास करके जो चालक और परिचालक हैं, उनके लिए जो बड़ी राहत के तौर पर इस अमाउंट को यहाँ पर देखा जा रहा है। बिल्कुल, और बड़ी राहत के तौर पर इस विषय में भी, क्योंकि विकास काफी समय से इनकी मांग भी थी और 3 सालों का वक्त यहाँ पर जरूर लगा, लेकिन अब जिस तरीके से सुकू सरकार निर्णय ले रही है, जाहिर तौर पर ये व्यवस्था परिवर्तन की ओर बढ़ती दिख रही है सरकार। निश्चित रूप आपने बिल्कुल सही कहा। जो दावा जो है यहाँ पर कांग्रेस की सरकार की तरफ से किया जाता है कि सत्ता सुख के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो है ये शासन में जो है। तो ऐसे में क्या हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी, क्या वो तबका जो इन सभी सुविधाओं से जो है महरूम रहता है, क्या उसके लिए ये सरकार कुछ करेगी? व्यवस्था परिवर्तन ये कहा जा सकता है। ऐसे में जो पहल की जा रही है, चाहे वो गारंटियों को पूरा करने की बात हो, चाहे वित्तीय हालात सुधार करने की बात हो, या फिर जो सभी ऐसे वर्ग हैं, मध्यम वर्ग है या फिर पिछड़े वर्ग हैं, उनको किसी
तरह से कोई फायदा पहुंचे या बिल्कुल। उनके लिए कोई नई योजनाएं जो है वो यहाँ पर आए, जी। इसके लिए लगातार पहल जो है वो राज्य सरकार की तरफ से जरूर की जा रही है। बिल्कुल। क्योंकि हालात को जो है एक तरफ देखने और उन राज्य की जो आमदनी है उसको बढ़ाने की बात यहाँ पर की जा रही है। जी। वहीं दूसरी तरफ खबर ये भी है कि राज्य सरकार जो है एक बड़े स्तर पर एक लोन जो है वो अब लेने जा रही है, जी, और जी, जो जी। कि यहाँ के विकासात्मक कार्य होंगे उसके ऊपर जो है इफेक्ट किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे, उधर हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 12 जून को बाल सत्र का आयोजन होगा और इसमें 17 वर्ष तक की आयु वाले बच्चे भाग लेंगे। शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि बाल सत्र में देश के 9 राज्यों के 1085 बच्चों में से 68 बच्चे चुनकर आएंगे और ये बच्चे विधानसभा सदन की कार्रवाई में भाग लेंगे। इसमें बच्चे मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा स्पीकर, कैबिनेट मंत्री और विधानसभा सदस्य की भूमिका निभाएंगे। 12 जून को हमारा बाल सत्र हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में आयोजित होने जा रहा है। इसकी जानकारी है प्रेस को, और ये 12 जून जो है ये अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम दिवस भी है और उसी के उपलक्ष्य में ये बाल विधानसभा के सत्र का आयोजन है। और इस सत्र में देश भर से 68 जो बच्चे चुने जाएंगे वो इसमें हिस्सा लेंगे। और अब ये जो बच्चे आज यहाँ हैं ज़रूरी नहीं है ये चयनित है, क्योंकि इसकी जो चयन की जो प्रक्रिया है, जैसा आप जानते हैं कि 1 अप्रैल को ये प्रक्रिया शुरू हुई थी और ये 25 मई तक चली, जिसमें जो फ्यूचर जो सोसाइटी ऑफ इंडिया है वो एनजीओ जो है इसका आधार है, और बाल मेला जो इसका आयोजन कर रहा था। यानी बाल मेला में इस बच्चे ही उसके टोटल जो व्हाट्सएप पर जो डिजिटली जो बच्चे जुड़ रहे थे देश भर से, वो सारी प्रक्रिया वहाँ जो है उस बाल मेला के माध्यम से हो रही थी। तो इसमें तकरीबन 1085 के करीब बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने अपने डिजिटल मीडिया के माध्यम से अपने जो है ऑडियोस भेजे, और वो उस जो बाल मेला की जो समिति है उसके माध्यम से वो वहाँ पर वो चयनित हुए। अब एक चयनित तो अभी हुए नहीं हैं, 68 तो नहीं हुए, लेकिन उसमें से 585 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने जो विषय थे उन विषयों को समय अवधि के अंदर उसमें रखा, और 285 उसके बाद ऐसे थे जिनके विषय जो थे वो जिन मुद्दों के ऊपर विधानसभा बाल सत्र आयोजित होगा उन विषयों को लेकर उनके ऊपर जो उनके विचार थे और जो उनकी परिपक्वता थी वो उसमें देखी गई। अब ये 285 बच्चे जो लास्ट हैं, इसके बाद आज तक 68 बच्चों का चयन होगा, और ये होगा जो फ्यूचर सोसाइटी ऑफ इंडिया है जो राजस्थान में स्थित है, और बाल मेला जो आयोजन के जो बाकी सदस्य हैं वो मिलकर इसको कर रहे हैं। आपको बता दें कि ऊना पहुंचे डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने हरोली उपमंडल मुख्यालय पर करीब 6.21 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले जल शक्ति विभाग के विश्राम गृह की नींव का पत्थर रखा। 3 मंजिला विश्राम गृह भवन में करीब 15 कमरे बनाए जा रहे हैं, और इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के समक्ष हिमाचल प्रदेश के हक की बात उठाई गई है और प्रदेश की कई परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से पैसे की मांग की गई है। लगे हाथ उन्होंने पूर्व की बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश सरकार का हनीमून पीरियड अब खत्म हो चुका है और पूरी तरह से सरकार
विकास योजनाओं पर केंद्रित हो चुकी है। मंत्री से भी मिले तो हम शिमला शहर जो है उसमें वैकल्पिक मार्ग क्या देना है, तो उसके लिए शिमला का रोपवे है वो 1600 करोड़ रुपए की उसकी सैंक्शन हुई है। हम दिसंबर तक टेंडर्स वगैरह करके उसका जो भी प्रगति भी के बारे में भी हमने उनको सूचना दी। गडकरी जी से मैं ऑस्ट्रिया में भी मिला था, जब विदेश में हम गए थे, हम इकट्ठे थे, तब भी मैंने उनको कहा था कि शिमला का रोपवे बड़ा ज़रूरी है और उसमें जो है फॉरेन फंडिंग होने जा रही है। विदेशी बैंक जो है ब्रिक्स बैंक से हम मदद लेने जा रहे हैं। उनके चेयरमैन भी आए थे, मुझसे भी मिले, मुख्यमंत्री से भी मिले, तो हम उस पर काम कर रहे हैं। दूसरा कुल्लू के जो हमारा बिजली महादेव है उस पर रोपवे जाना है, तो वो रोपवे भी हमारा केंद्र के साथ सहमति हो गई है, तो वो रोपवे भी बनने जा रहा है। इसके अलावा हमारा नीतिगत उनसे बात हुई है कि आप हमारे से क्या चाहते हैं, हम आपसे क्या चाहते हैं। हमने उनको 17 रोपवेज की एक लिस्ट दी है हिमाचल प्रदेश के। हम चाहते हैं कि वो 17 रोपवेज केंद्र सैंक्शन करे और केंद्र हमारे से बिजली के ज़मीन के बारे में कुछ नेगोशिएशंस करना चाहता है, तो हम अभी अधिकारियों की टीम लेके भी उनके साथ बातचीत के बात करेंगे। तो अल्टरनेट रूट जो है रोपवेज का वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है और हम खुद भी रोपवेज बनाने जा रहे हैं। चिंतपूर्णी में हम खुद रोपवे लगाने जा रहे हैं एज ए गवर्नमेंट जो है, और उसके बाद बाबा बालकनाथ में हम खुद रोपवे लगाने जा रहे हैं, ताकि इन स्थानों को जो है अल्टरनेट रास्ते से जोड़ा जा सके। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार के 9 वर्ष का कार्यकाल पूरे होने पर बीजेपी पूरे देश भर में 30 मई से 30 जून तक महाजनसंपर्क अभियान का आयोजन करने जा रही है और इसी अभियान के तहत 1 जून से भाजपा महाजनसंपर्क अभियान की लॉन्चिंग की। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अलग अलग जगहों पर बीजेपी ने प्रेस वार्ता की और पीएम मोदी के केंद्र में 9 साल पूरे होने की उपलब्धि गिनवाई। इस अभियान के अंतर्गत पूरे प्रदेश में व्यापक जनसंपर्क, लाभार्थी संपर्क, समाज के विभिन्न वर्गों से संपर्क जैसे लोकसभा, विधानसभा और बूथ स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उधर जिला मुख्यालय से सटे आपको बता दें कि इमिटन सिद्ध में बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान का आगाज करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कांग्रेस पर तंज कसा। बता दें कि एनपीए और साथ ही ओपीएस के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने शायराना अंदाज में प्रतिक्रिया दी है। धूमल ने शायराना अंदाज में तंज कसते हुए कहा कि इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। कार्यक्रम में पहुंचने पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि 9 साल के शानदार कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व भर में देश का नाम चमकाया है। उधर हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन से पहले ही बारिश ने कहर मचा रखा है। मार्च से लेकर अब तक प्रदेश में बेमौसम बारिश से फसलों और बागवानी को भारी नुकसान पहुंचा है। इस बेमौसम बारिश से अब राज्य में करीब 192 करोड़ का नुकसान हो चुका है। देखिए खास रिपोर्ट। मार्च, अप्रैल, मई और अब जून, 3 महीनों से पहाड़ों पर आसमानी कहर जारी है। कभी आसमान से बर्फ के गोले गिर रहे हैं तो कभी आसमान इतना पानी बरसा रहा है कि किसान बागवान की नींदें उड़ा दी हैं। हिमाचल प्रदेश में बेमौसम बारिश ने बीते 3 महीने में जमकर कहर मचाया है। बारिश से फलों और फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। मॉनसून सीजन से पहले हुई बेमौसम बारिश से प्रदेश में 192 करोड़ का नुकसान पहुंचा है। बेमौसम बारिश से प्रदेश में 192 करोड़ का नुकसान, बागवानी क्षेत्र में 92 करोड़ का नुकसान, कृषि फसलों को करीब 55 करोड़ का नुकसान। शिमला जिले में बागवानी सबसे ज्यादा प्रभावित। बारिश से 205 मकान और 98 गौशालाएं क्षतिग्रस्त। 3 महीने में 299 लोगों की हादसे में गई जान। जहां बेमौसमी बारिश, आंधी, तूफान
और ओलावृष्टि से बागवानी और कृषि क्षेत्र को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, तो इन दोनों क्षेत्रों को 147 करोड़ का नुकसान हुआ है। इनमें बागवानी क्षेत्र के तहत सेब और स्टोन फ्रूट के अलावा अन्य फलों को करीब 92 करोड़ की क्षति अब की बार इस मौसम ने पहुंचाई है। फलों का सबसे अधिक 92.2 करोड़ का नुकसान शिमला जिले में हुआ है। कुल्लू जिले में करीब 9 करोड़ 44 लाख का नुकसान हुआ। मंडी में करीब 6 करोड़ 91 लाख का नुकसान बागवानी को हुआ। किन्नौर जिले में 6 करोड़ 87 लाख का नुकसान फलों को हुआ। कांगड़ा जिले में 3 करोड़ 76 लाख का नुकसान हुआ। बिलासपुर जिले में 2 करोड़ 32 लाख का नुकसान मौसम से हुआ। अन्य जिलों में 19 लाख से 79 लाख तक का नुकसान हुआ। बारिश और ओलावृष्टि ने 55 करोड़ की कृषि फसलें, सब्जियां तबाह की। शिमला में सबसे अधिक 23 करोड़ 30 लाख का मौसम से नुकसान। ऊना जिले में 11 करोड़ 54 लाख से अधिक का नुकसान। बिलासपुर में भी करीब 4 करोड़ 68 लाख का नुकसान आंका गया। कांगड़ा जिले में भी करीब 8 करोड़ 15 लाख की फसलें हुई तबाह। सिरमौर जिले में कृषि को करीब 2 करोड़ 62 लाख का नुकसान। सोलन जिले में करीब 1 करोड़ 61 लाख का नुकसान। मंडी में 1 करोड़ 26 लाख, किन्नौर में 1 करोड़ 21 लाख का नुकसान। हमीरपुर में 1 करोड़ 17 लाख का फसलों को हुआ नुकसान। इधर बारिश और ओलावृष्टि से डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 माह में प्रदेश में 287 लोगों की जानें गई हैं, जिनमें 208 जानें सड़क हादसों में ही हुई हैं। 5 लोगों की मौत भूस्खलन में दबने की वजह से हुई। बारिश से प्रदेश में 45 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त, जबकि 160 मकान आंशिक तौर पर क्षतिग्रस्त। 22 मजदूरों के शेड भी ढहे। 98 पशुशालाएं भी बारिश से जमींदोज हुई। 3 महीने में 299 लोगों की गई जानें। 208 जानें सड़क हादसों में हुई। बदलते मौसम की वजह से जहां प्रदेश को करोड़ों का नुकसान हुआ है, वहीं बागवान और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों ने सरकार से मदद की अपील की है। अब देखना होगा कि सरकार किसान बागवानों की कितनी मदद करती है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बता दें आपको आ रही है। शिमला समर फेस्टिवल का दूसरा दिन आज। इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शुभारंभ किया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। कई कलाकारों ने रिज मैदान पर पहाड़ी नाटी पर थिरके दर्शक। इस वक्त की बड़ी खबर, समर फेस्टिवल के आयोजन पर सवाल भी उठे हैं। सवाल, समर फेस्टिवल में अव्यवस्था की तस्वीरें दरअसल सामने आई है। शिमला समर फेस्टिवल का दूसरा दिन आज। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शुभारंभ किया है और कई कलाकारों ने संगीत से समा बांधा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रिज मैदान पर पहाड़ी नाटी पर थिरके दर्शक। लेकिन इस बीच समर फेस्टिवल के आयोजन पर अब सवाल भी उठ रहे हैं सवाल की समर फेस्टिवल में अव्यवस्था की जो तस्वीरें हैं दरअसल वो वायरल हो रही है। शिमला समर फेस्टिवल का दूसरा दिन है आज। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शुभारंभ किया है इसका। कई कलाकारों ने संगीत से समा बांधा है। रिज मैदान पर पहाड़ी नाटी पर दर्शक जमकर थिरके। समर फेस्टिवल के आयोजन पर सवाल उठे हैं। रॉबिन शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं शिमला से ज्यादा जानकारी के साथ। रॉबिन, समर फेस्टिवल का दूसरा दिन है, क्या कुछ रहा, लेकिन इस बीच इस फेस्टिवल को लेकर सवाल उठे हैं कुछ अव्यवस्था को लेकर? जी, जो प्रशासन की ओर से स्टेज पर जो आयोजन किया जा रहा है समर फेस्टिवल का, इसमें 2500 लोगों के बैठने की सीटें उन्होंने जो है व्यवस्था की है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वीआईपी लोगों के लिए आगे शमियाना लगाया गया, जिसके पीछे लगभग जो सारी आम जनता के लिए जो सीटें हैं उससे पीछे आती हैं। अगर आप तस्वीर में देखेंगे तो पीछे से जो मुख्य मंच है जहां पर कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे, उसको देखना बिल्कुल ही असंभव है। तो इसको लेकर जो है लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि जो रिज मैदान है वहां के ठीक नीचे जो है
एक टैंक है, बड़ा टैंक है, जो हमेशा से इसको लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं कि वहां पर ज्यादा भीड़ जो है नहीं वहां पर बेर की जा सकती। तो इसके लिए भी जो है प्रशासन को लेकर लगातार जो है प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर किस व्यवस्था, कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि समर फेस्टिवल ऐसे टाइम पे होता है जब टूरिस्ट ज्यादा हिमाचल की ओर आता है। तो जो समर फेस्टिवल कराने का मुख्य पहलू ही ये है कि आम लोग इसका लुत्फ उठा बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन इस तमाम जानकारी के लिए। तो समर फेस्टिवल का ये आयोजन दूसरा दिन है आज। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।